हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ये वाला जो लेक्चर है इसमें बहुत सारा कंटेंट और बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। कंस्ट्रेंट में भी ये कंटेंट बहुत काम लगने वाला है और ये जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट बिल्डिंग में भी बहुत काम लगेगा। और अगर ये कंसेप्ट आपको ठीक से सही से एकदम दिमाग में बैठा हुआ है तो उसका मतलब आप कई सारे सवाल आप कर पाओगे एनएलएम के। तो मेन तो कंसेप्ट की बात करने वाले आज हम, और वैसी बातें करेंगे जो कंस्ट्रेंट मोशन जो है हमारा अगला टॉपिक, उसमें काम लगेगा। तो चलो उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ फोर्स की बातें करेंगे, फोर्स एनालिसिस करेंगे। हम कुछ क्या करेंगे? फोर्स एनालिसिस। देखो, हमने सेकेंड लॉ से पढ़ा था कि अगर मास कांस्टेंट हो, इफ मास कांस्टेंट देन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लिख सकते हैं। ये हमने डिराइव किया था dp/dt से। अब इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर f इक्वल टू 0 हो तो इसके 3 पॉसिबिलिटी बनते हैं। सबसे पहला, अगर a 0 हुआ, दूसरा अगर m 0 हुआ, या तीसरा दोनों 0 हुए। a 0 हुआ यानी किसी को एक्सेलरेशन नहीं है, या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर वो रेस्ट पे है, तब नेट फोर्स 0 होगा। अगर मास 0 है तभी भी नेट फोर्स 0 होगा। यानी कि मैं नोट कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मासलेस ऑब्जेक्ट हो, उस पर नेट फोर्स 0 ही होगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। क्योंकि जो एफ नेट होता है वो एम ए होता है, और अगर एम 0 हो गया तो एफ नेट 0 हो गया। यानी कि कोई भी मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स हमेशा 0 रहता है। ये बड़ी स्टार वाला पॉइंट है। देखो, ये नोट लिखते हैं हम। नोट, देखो नोट लिखते हैं हम। नेट फोर्स इज ऑलवेज 0 ऑन मासलेस बॉडीज। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा नोट है, ये इसको लर्न कर ले आप। या तो हम डिराइव भी कर सकते हैं, इसलिए लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में बिठा ले कि ऐसा होता है। जैसे कि मैं बात करूँ मैं मासलेस स्ट्रिंग्स, असल में हम मासलेस स्ट्रिंग्स पढ़ क्यों रहे हैं? जनरली जो हमारे सवाल है वो मासलेस स्ट्रिंग पे आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें टेंशन कांस्टेंट होता है। कैसे, वो देखते हैं। जैसे कि मैं एक सिस्टम दे रहा हूँ जो कुछ एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ये मासलेस स्ट्रिंग है। अब मैं ए पॉइंट की बात करूँगा। इधर देखो, इधर टेंशन T1 है, ये ए पॉइंट पे, इधर टेंशन T2 है, और स्ट्रिंग मासलेस है। अब हम लिख सकते हैं, एक की FBD बनाते हैं। इधर T1, इधर T2, इधर ए का एक्सेलरेशन, यानी कि T1 माइनस T2 इक्वल टू ए पॉइंट का मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो ही स्ट्रिंग मासलेस है, मास ऑफ ए बी, मतलब ए का मास ले ए बी, ए पॉइंट का भी मास 0 होगा। यानी कि T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, T1 इक्वल टू T2। देखो, हर एक पॉइंट के लिए हम लिखेंगे तो ऐसा आएगा, यानी कि इसमें टेंशन यूनिफॉर्म है, इसलिए हम ये जनरली पढ़ते हैं। यानी कि ये तब वैलिड है जब स्ट्रिंग मासलेस हो, तब वैलिड है मासलेस। ये याद रखना, मासलेस स्ट्रिंग्स के लिए टेंशन कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म होता है। चलो हम पुलिस की बात करते हैं। मासलेस पुलिस की बात करेंगे हम। देखो, अगर मैं एक सिस्टम दे दूँ, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम आपको कंस्ट्रेंट में देखने को मिलेगी, लेकिन मैं ये सवाल नहीं करवा रहा, बस हमें एक चीज़ देखनी, इसमें टेंशन एनालाइज करना है। अब देखो, अगर मैं इधर T1 मानता हूँ तो इधर भी T1 टेंशन होगा। क्यों? क्योंकि ये रस्सी पूरी एक रस्सी है, और रस्सी सेम है, मासलेस, इसलिए टेंशन भी सेम होगा। एक मिनट, इससे बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि कभी कभार मासलेस स्ट्रिंग्स में भी टेंशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। वो देखो कैसे। देखो, एक ऐसी रस्सी है, इस पर एक आदमी लटका हुआ है, रस्सी पे ऐसे लटका हुआ है। अब देखो, ये आदमी तो मासलेस होता नहीं, इसका मास सेम है।
अब हम आदमी की एफबीडी बनाते हैं, लटका हुआ है, रेस्ट पर है। ये आदमी है, ऊपर T1 लग रहा है। देखो मैंने इधर T1 टेंशन माना है, इधर T2 टेंशन माना है। तो ऊपर T1 लग रहा है, नीचे T2 लग रहा है, नीचे mg भी लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन इसका 0 है। क्यों? क्योंकि रेस्ट पर है। तो इधर से हम लिख सकते हैं T1 = T2 + mg, यानी कि T1 - T2 = mg नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इधर से T1 नॉट इक्वल टू T2 आ गया। देखो स्ट्रिंग मासलेस है, फिर भी ऐसा आ रहा है। हाँ, तो कुछ केसेस में ऐसा हो जाएगा, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, अब हम पुलिस की बातें करते हैं। पुली, मासलेस पुलिस, मासलेस मत लिखो, अकेला पुलिस लिखो, क्योंकि हम मास वाली पुलिस की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पुलिस की बातें करते हैं। देखो मैं वही सिस्टम अभी दे रहा हूँ जो पहले मैं देने वाला था। देखो ऐसा कुछ है, ये 3 ब्लॉक्स है कुछ। अब देखो हम टेंशन एनालाइज करते हैं इसमें। देखो अगर मैं इधर T1 मान रहा हूँ तो इधर भी T1 टेंशन होगा, वो तो मैं बता दिया, क्योंकि एक ही रस्सी और रस्सी एक ही और मास है, इसलिए यूनिफॉर्म टेंशन होगा। अब ये रस्सी दूसरी है तो इसमें मैं दूसरा टेंशन मानता हूँ T2। अब देखो ये पुलिस जो मैं बता रहा हूँ वो मासलेस पुलिस की बात कर रहे हैं, मासलेस पुलिस। अभी ये जो सारी पुलिस है वो सारी मासलेस है। अब ये P1 पुली है, P2 पुली है। अब हम P1 पुली की एफबीडी बनाते हैं। देखो इधर नीचे T1 और यहाँ पे भी T1 लगेगा। T1 ये मासलेस नहीं और फ्रिक्शनलेस नहीं। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं हुई तो ये यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन अलग हो जाएगा। वो क्यों अलग होगा हम रोटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये मासलेस है। जो हम पुली NLM में पढ़ते हैं वो हमेशा फ्रिक्शनलेस होगी, भले मास वाली भी हो लेकिन फ्रिक्शनलेस तो होगी ही होगी। वो बाद में हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों हम फ्रिक्शनलेस ले लेते। ऊपर T2, यानी कि अब ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर नहीं है, इसका मास 0 है। और Fnet हमने पढ़ा है MA होता है, M 0 होता है, तो Fnet 0 होता है। मासलेस बॉडी के लिए Fnet 0 होता है, यानी कि T2 = 2T1। सीधा हमने यहाँ से बोल दिया T2 = 2T1, यानी कि हम T2 = 2T1 कब बोल सकते हैं? जब पुलिस मासलेस हो। जैसे कि अब और एक सवाल को एनालाइज करते हैं। ये सारे जो हम सवाल, ये हम कंस्टेंट में इसको सॉल्व करेंगे, तीनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन निकालना पूछा जाएगा, वो वैसी सब बातें हम करेंगे। देखो ये थोड़ा बड़ा सवाल है। देखो कितनी भयंकर, कितने सारे पुलिस डाल दी हमने। पुली के नाम दे देते तो हमारे लिए सारे काम आसान हो जाएगा। P1 इसको नहीं देते, P1 P2 P3 P4। अब इसमें भी हमें टेंशन एनालिसिस करने की बात की है, तो कहा हम कोई भी रस्सी से टेंशन T मान के कर सकते हैं। चलो हम इसमें टेंशन T मानते हैं। इधर मैंने T माना है तो इधर भी T होगा, क्योंकि ये हमें जो दिया है, क्या दिया है कि फ्रिक्शनलेस पुलिस है। अब इधर टेंशन T' होगा तो T' = 2T होगा, क्योंकि अब मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुलिस है इसलिए। अब इसमें 2T है तो ये रस्सी पूरी एक है, इसलिए इसमें भी 2T हो जाएगा। अब देखो इसमें 2T है, इसमें 2T है, तो इसमें 4T होगा। क्यों? क्योंकि जब P3 की एफबीडी बनाते हैं, P3 पे इधर 2T इधर 2T, ऊपर T' मान लेते हैं। अब Fnet 0 था तो T' = 4T, यानी कि ऊपर 4T का आ गया हमारे पास। अब देखो अगर ऊपर 4T आ गया, अब ये रस्सी पूरी सेम है। ये देखो ये एक रस्सी है तो इधर भी 4T होगा, और ये रस्सी भी सेम है, यानी कि इधर भी 4T होगा। अब देखो ना, इधर T" मान लेते हैं तो T" क्या होगा? 80, क्योंकि ये P2 भी मासलेस है, इसलिए इधर जो है ये ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है वो, देखो ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है वो क्या होगा? ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है वो क्या होगा? 80। तो देखो हमने इस तरह से अब टेंशन की एनालाइजेशन करेंगे। अब अगर देखो, अब मैं और एक सवाल बोल रहा हूँ
ये सवाल जब मैं बताने जा रहा हूँ मैं कंस्ट्रेंट में मैंने करवाया हुआ है, वो कोई आपको इलस्ट्रेशन के लेक्चर में मिल जाएगा, लेकिन इसमें हम टेंशन एनालाइज करने के लिए मैं इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। देखो देखो ऐसा है। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, क्यों होगा वो देखते हैं। देखो हमने अभी पुली मास वाली मानी है। चलो केस 1 पहला पार्ट, पुली हैव मास। अब हमें टेंशन की एनालाइज करना है, टेंशन को क्या करना है, टेंशन को एनालाइज करना है। तो वापिस से डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम भी थोड़ा खतरनाक है, मतलब क्वेश्चन ही। पुली मास वाली है। अब हम टेंशन एनालाइज करते हैं। देखो मान लेते हैं मैं इधर टेंशन टी मान रहा हूँ, इधर मैंने टी टेंशन माना है। अब ये रस्सी सेम है इसलिए दोनों साइड टी टेंशन होगा। अब ये रस्सी भी सेम है इसलिए इधर भी टी होगा, और ये रस्सी भी सेम है इसलिए इधर भी टी होगा, और ये रस्सी भी सेम है इसलिए इधर भी टी होगा, और ये रस्सी भी सेम है इसलिए इधर भी टी होगा, इधर भी टी होगा। लेकिन अब हमने जो पढ़ा था कि अगर इधर टी होता तो इधर 2t होना चाहिए, जो हमने अभी पुलिस की बात की थी। इधर भी देखो इधर टी है, इधर 2t होना चाहिए था, 2t होना चाहिए, तो अभी इधर टी आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो कॉन्ट्रावर्सी हो गई। जब हम स्ट्रिंग को मासलेस मान के टेंशन यूनिफॉर्म मान रहे हैं तो टी सब में आ रहे हैं, लेकिन जब हम पुली की बात करें तो 2t आना चाहिए। तो अब इसमें ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? तो देखो इसमें हमने जो पुली मासलेस माना है, मासलेस नहीं मास वाली पुली मानी है। पुली के पास कुछ मास है इसलिए जो हमने 2t और t वाला किया था हमने वो मासलेस पुली के लिए था। अब ये तो पुली में मास है इसलिए हम वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इधर ऐसा हो रहा है। चलो मैं कहानी में ट्विस्ट लाता हूँ। पुली को मैंने दूसरा पार्ट, पुली आर मासलेस। अब क्या होगा? अब तो और कन्फ्यूजन आ गई, क्योंकि ये T2T वाला कंसेप्ट भी हम लगा सकते हैं। अगर इधर टी हो तो नीचे 2t होगा, ये भी हम सही बोल सकते हैं। लेकिन रस्सी सेम हुई तभी टी जो हमने अभी एनालाइज किया वो भी सही है। अब देखो अब सही कौन सा है वही बड़ा क्वेश्चन है। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। आप एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने आप इसको सोचो कि कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा। बाद में मैं बताऊंगा ही कि क्यों सही है। देखो हमने जब रस्सी का एनालाइज करके गया तो हर एक में टी आ, लेकिन अब पुली मासलेस है, m 0 है सबका, तो इधर टी हो तो इधर 2t होना चाहिए। लेकिन अब तो t आ रहा है, जब स्प्रिंग को मासलेस मान के t आ रहा है, इस पुली से 2t आ रहा है। अब देखो दोनों का लॉजिक सही है, एकदम कोई गलत नहीं है, यानी कि अब दोनों सही है। जब दोनों सही है तो दोनों सही कब होगी? जब दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर मतलब 2t बराबर t हो गया तो दोनों खुश हो जाएंगे। पुली भी खुश हो जाएगा कि t से 2t हुआ, और रस्सी भी खुश होगा कि t सेम रहा जब ये t बराबर 2t होगा। अब इसमें आप t मत काट देना। देखो t को उस तरफ ले जाओ तो 2t माइनस टी इक्वल टू 0, तो इधर से t इक्वल टू 0, यानी कि रस्सी में टेंशन 0 है। रस्सी लूज्ड है, रस्सी स्लैग्ड है, इसलिए इसमें टेंशन 0 है। हाँ इसमें अब ऐसा नहीं कर सकते टी काट दिया 1 इक्वल टू 2, क्योंकि t 0 है, 0 को हम काट नहीं सकते। तो फिर तो हमने ऐसा निकाल दिया कि देखो इसमें 2t बराबर t है। जब टेंशन 0 है तो हर एक, अब पूरी मासलेस से हम उसका एक्सेलरेशन के कुछ बता नहीं सकते, क्या होगा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी भी कहाँ एक्ट करेगी जब मास 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो हम कुछ बता नहीं सकते। यानी कि इसमें ऐसे केस में टेंशन 0 होगा, स्लैग्ड होगा, पूरी सारी रस्सियाँ लूज होगी, ठीक है। तो देखो ये कितना मज़ा आया ये कंसेप्ट को सोचने में। तो देखो
ये सब भी इम्पोर्टेंट बात है। चलो हम स्प्रिंग की भी थोड़ी बातें चर्चा कर लेते हैं। स्प्रिंग भी हमारे जो कोर्स में है, स्प्रिंग के सवाल उसमें स्प्रिंग हमेशा मासलेस होती है। स्प्रिंग इज ऑलवेज मासलेस। हमारे कोर्स में जो हम स्प्रिंग के सवाल करेंगे उसमें कभी भी मास वाली स्प्रिंग का सवाल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जे के कोर्स में मास वाली स्प्रिंग के सवाल है ही नहीं, इसलिए हम मासलेस स्प्रिंग की बात करेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इधर मैंने एक मासलेस स्प्रिंग रखी हुई है। अब मैंने इसको ये पॉइंट से इधर मैंने F1 से खींचा और ये पॉइंट को इधर F2 से खींचा। मास 0 है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि देखो F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, नेट फोर्स तो वही है, यानी कि F1 इक्वल टू F2। लेकिन ये क्या बात हुई, हम तो इसको खींच रहे, तब हम तो अलग अलग फोर्स से खींच सकते हैं। लेकिन जब हम मासलेस स्प्रिंग्स की बात करेंगे तब हमेशा हम एक स्प्रिंग को दोनों तरफ से अलग अलग फोर्स से खींच नहीं पाएंगे, सेम ही फोर्स से हम खींच पाएंगे। ये इमेजिन करना कठिन है, लेकिन ये मासलेस स्प्रिंग के लिए यही होता है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। यानी कि हम स्प्रिंग को अलग अलग फोर्स से खींच ही नहीं सकते, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम थोड़ी वर्क की भी बातें कर लेते हैं। वर्क क्यों बातें करिए, तो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आएगा। लेकिन हाँ, कंस्ट्रेंट में एक वर्चुअल वर्क मेथड होता है जिसमें हमें वर्क थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे कुछ खास जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा भी पता होना चाहिए। वर्क क्या होता है, वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैं बोलूँ एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने फोर्स इस तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में। वैसे तो मैंने फोर्स इस तरफ लगाया तो इस तरफ भी हो सकती है, एफ इस तरफ ही होनी चाहिए, इस तरफ क्यों हो रही है, तो हम ऐसा क्योंकि दूसरे फोर्सेस भी हो सकते हैं या फिर इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ हो, ठीक है। वो हमारी चर्चा का मुद्दा नहीं है। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या हुई, एफ वेक्टर जो हमने फोर्स लगाया एंड वो फोर्स की वजह से उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो, यानी कि इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है वो एस कॉस थीटा हुआ है। जब हम इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, तो एस कॉस थीटा और ये एस साइन थीटा। और मैंने क्या बोला कि जो वर्क होता है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वही फोर्स होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। जो वर्क डन जो है उसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। और माय डियर, एफ एस कॉस थीटा कोई तो हम एफ डॉट एस लिख सकते हैं, यानी कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर मान लो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्योंकि फोर्स लगाने से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसका छोटा सा वर्क जो होगा वो एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होगा। ये हम कब यूज़ करेंगे, जब फोर्सेस वेरिएबल हो गए तब हम इसको यूज़ करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वो सब करेंगे, वो सब तो वर्क एनर्जी में आएगा। लेकिन ये याद रखना है कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये रिमेंबर करने वाली बात है। तो ये देखो, ये जो अभी हमने ये लेक्चर में जो कंटेंट पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे देखने के लिए थैंक यू।